अब एक बच्चा कहने लगा, सर सर एग्जाम्पल्स तो बताइए, अभी तक तो बात समझ आई लेकिन मैं एग्जाम्पल नहीं समझ पा रहा कि आप कहना क्या चाहते हैं। बताता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बेटे मैं कहना चाह रहा हूं कि आप एक सीए रामलाल, आप ऑडिट कर रहे हैं एक कंपनी का, अपोलो टायर्स का ऑडिट कर रहे हैं और यहां पर एक फिक्स एसेट है, एक मशीनरी है। अब बेटे उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या आप देखकर बता सकते हैं, कि उसकी वैल्यू 15 करोड़ है, 50 करोड़ है या 100 करोड़ है? बेटे आप एस्ट्रोलॉजर हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं बता सकते। वो बात अलग है कि आपने वैल्यूएशन का कोर्स कर रखा है, लेकिन मैं कहता हूं आपको उस समय एक वैल्यूअर की जरूरत पड़ेगी। बेटे वैल्यूअर कौन होता है? वो एक्सपर्ट होता है अपनी फील्ड में, जो किसी भी एसेट की वैल्यू निकालता है। जैसे बेटे वेल्थ टैक्स एक्ट में आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन सीखी हुई है। बेटे वैल्यूएशन ऑफ ज्वेलरी होता है, वैल्यूएशन ऑफ लाइफ इंटरेस्ट होता है, वैल्यूएशन ऑफ अदर एसेट्स होता है, वैल्यूएशन ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स होता है। ये इसलिए क्योंकि आपके पास सारी क्वालिटीज नहीं है। आप एक्सपर्ट किसके हो? अकाउंट्स के और ऑडिट के। तो बेटे पहला एग्जांपल है, अगर आप किसी फिक्स एसेट की वैल्यू करना चाहते हैं तो आप एक्सपर्ट को अपॉइंट कर सकते हैं। दूसरी बात बेटे आपको मालूम है कि डेप्रिसिएशन हम स्ट्रेट लाइन मेथड से जब निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या लिखते हैं? O माइनस एस अपॉन एन। बेटे 11th क्लास की मैडम ने बता दिया होगा। ये बेटे होता है ओरिजिनल कॉस्ट, बेटे ये होता है स्क्रैप वैल्यू, और बेटे ये होता है नंबर ऑफ यूजफुल ईयर्स। आराम से बेटे आप ये बताइए कि अगर मैं नंबर ऑफ यूजफुल ईयर्स 5 ले लूं, 8 ले लूं, 10 ले लूं, 15 ले लूं, कुछ भी ले सकता हूं। बेटे आपकी एस्टिमेशन है। बेटे मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो मशीनरी है आने वाले दिनों में कितने साल तक आप यूज कर सकते हैं? टेक्नोलॉजिकल डेप्रिसिएशन कितनी है, ऑब्सोलिसेंस कितनी है, ये सारी बातों का मुझे क्या करना पड़ेगा? बेटे किसी एक्सपर्ट की मदद लेनी पड़ेगी। बेटे वो जो एक्सपर्ट है ना वो बताएगा, कि इस मशीनरी की लाइफ कितनी है, अनएक्सपायर्ड लाइफ। बेटे तभी तो मैं डेप्रिसिएशन निकाल सकूंगा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि पहली बात, आप जब किसी फिक्स एसेट की वैल्यूएशन के लिए करते हो तो आप एक्सपर्ट की मदद ले सकते हो। लाइफ अनएक्सपायर्ड लाइफ निकालनी हो तो वैल्यू एक्सपर्ट की मदद ले सकते हो। बेटे आजकल एक नई फील्ड आ गई है, पता नहीं आपने सुनी है नहीं सुनी, एक्चुअरीज वैल्यूएशन। बेटे बहुत ही बढ़िया कोर्स आ चुका है और मेरे इंस्टीट्यूट ने तो इसका पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स भी निकाल दिया। एक्चुअरीज 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 बेटे नाम क्या है? एक्चुअरीज मतलब टू कैलकुलेट एक्चुअल और प्रेजेंट वैल्यू। बेटे एक्चुअल और प्रेजेंट वैल्यू को निकालने का नाम है एक्चुअरीज वैल्यूएशन। बेटे आपको पता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में जब आप अपनी पॉलिसी लेंगे तो आपकी प्रीमियम के ऊपर और आपकी लाइफ के ऊपर, आपकी एज के ऊपर और आपकी हेल्थ स्टेटस के ऊपर बेटे कैलकुलेशन होगा कि आप कितने ईयर्स तक जिंदा रहेंगे। बेटे उसके हिसाब से प्रीमियम कैलकुलेट होता है, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेट होती है। बेटे तो मैं आपसे ये कहने जा रहा हूं कि एक्चुअरीज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशंस में, या आप ये बताइए कि एक कंपनी है टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स में मेरे बेटा
बेटा एक बच्चा तो ढीला बैठ गया, नहीं बेटे ढीला नहीं बैठना बेटे, ये स्टैंडर्ड बहुत छोटी सी है, 10-12 मिनट की है और रह गए बेटे। और बेटे पेपर में आएगी, अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना ऐसे 620, यकीन मानिए अभी मैं समरी लिखवाऊंगा आपको, समरी भी अगर पता चल जाए तो उस दिन लिख पाओगे बेटे। कमाल खाली ध्यान से अभी सुनने का है, कमर सीधी रख के सुनने का है, लैपटॉप को बेड में ना रखें और ढीले होकर लेट कर मत पढ़ें, आप अपना नुकसान मत करें बेटे। माना कि मैं आपको नहीं देख सकता, लेकिन बेटे मैं, मेरे मन आपके मन को जान रहा है। आप प्लीज बैठिए और ध्यान से 10-15 मिनट सुनिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 50,000 इंप्लॉइज हैं। अब आप ये बताइए, कोई इंप्लॉय कभी छोड़ जाता है, कोई इंप्लॉय कभी मर जाता है, कोई इंप्लॉय चलता रहता है, आपको कैसे पता चलेगा कि इनका टर्नओवर आने वाले दिनों में कितना होने वाला है? टर्नओवर ऑफ इंप्लॉइज, या ये जॉब 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 की रेगुलरिटी रखें, ये चेंज ना करें, ये कैसे पता चलेगा कि ये इंप्लॉय 10 साल तक काम करेगा, ये 25 साल तक काम करेगा, ये 13 साल तक काम करेगा? बेटे ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बेटे इसके बेसिस में प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी बनेगी। क्योंकि बेटे जब एक इंप्लॉय छोड़ के चला जाता है तो टाटा मोटर्स को उसको ग्रेचुटी देनी पड़ती है। अब आप ये बताइए वो ग्रेचुटी आएगी कहां से? आपको कैसे पता कि कितने एम्प्लॉइज छोड़ के चले जाएंगे? तो उस एक्सपेक्टेंसी को कैलकुलेट करने के लिए भी आपको एक एक्चुअरी वैल्यूअर चाहिए होता है। तो बेटा 620 ये कहती है, ऐसे 620 क्या कहती है, आप किसी वैल्यूअर को बुला सकते हैं, फिक्स एसेट के वैल्यूअर को बिल्कुल बुला सकते हैं, आप किसी एक्चुअलीज वैल्यूअर को भी बुला सकते हैं कि वो स्टाफ की कंटिन्यूटी को कैलकुलेट करने के लिए। बेटे आप ये बताओ, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप उसकी प्रोविजन कैसे बनाओगे? और एक सीए के बस की बात नहीं है ये सब कुछ निकालना, क्योंकि ये साइंस अलग है, उसके लिए अलग एक्सपर्ट चाहिए। तो ऐसे 620 कहती है कि आप एक अलग एक्सपर्ट अपॉइंट कर सकते हो। अब आप बताएं जी, एक कंपनी है अपोलो टायर्स, इसके बड़े सारे केसेस चल रहे हैं हाई कोर्ट में, कुछ सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, 10, 12, 15 केसेस चल रहे हैं ये हाई कोर्ट में। तो आप एज ए सीए उस कंपनी के एडवोकेट से ये पूछ रहे हो कि एडवोकेट जी ये बताओ कि इस अपोलो टायर्स के जीतने के कितने चांस, मतलब कि वो केस जीत जाएंगे, केस जीत जाएंगे, जीतने के चांस कितने हैं, केस के जीतने के चांस कितने हैं? अगर एडवोकेट ये कहता है कि 100 में से 100 केसेस जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, तो आप उस तरह से प्रोविजन को बनाओगे। और अगर एडवोकेट ये कहता है कि सारे केस अपोलो टायर हार जाएगी, तो बेटे आपकी प्रोविजन का अमाउंट ज्यादा होगा। अब आप एज ए ऑडिटर ये थोड़ी पता लगा सकते हैं कि कंपनी जीतेगी या हारेगी। बेटे किसी एक्सपर्ट की मदद की जरूरत है, लीगल एक्सपर्ट की जरूरत है, फिक्स एसेट वैल्यूअर की जरूरत है, एक्चुअलीज वैल्यूअर की जरूरत है, लाइफ ऑफ एसेट की जरूरत है। तो बेटे आप अपने में अकेले में पूरे सक्षम नहीं हो। ऐसे 620 कहती है कि आप इनकी मदद ले सकते हो, कोई टेंशन की बात है ही नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो बेटे आपको याद है प्रोसेस कॉस्टिंग में आपने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर में प्रोसेस कॉस्टिंग में वर्क इन प्रोग्रेस की कैलकुलेशंस की थी। आपको पता चल जाए कि वर्क 60% कंप्लीट है, 70% कंप्लीट है, 80% कंप्लीट है, तो बेटे आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन 60 है या 70 है या 80 है, ये परसेंटेज आप खुद किसी वर्क इन प्रोग्रेस को देखकर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आपको यहां भी किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो बेटे आप यहां पर भी एक्सपर्ट की मदद ले सकते हो। ऐसे 620 ये क्या है? तो मैंने अभी तक क्या क्या बता दिया, कौन सा बच्चा बताएगा?
मैंने सबसे पहले ये बताया कि ऐसे 620 कहना क्या चाहती है। फिर मैंने कहा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सपर्ट होता है अकाउंट्स और ऑडिट की फील्ड में। फिर मैंने कहा अगर एक ऑडिटर इन दोनों फील्ड्स के अलावा किसी दूसरी फील्ड में कुछ मदद लेना चाहता है तो वो एक्सपर्ट अपॉइंट भी कर सकता है या उसको अपनी अंदर नौकरी एज ए एम्प्लॉय भी रख सकता है। फिर मैंने एग्जांपल्स बताए कि कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जहां पर आप एज ए एक्सपर्ट को अपॉइंट कर सकते हैं। बेटे मैं अब ये कहने जा रहा हूं कि आप अगर किसी भी एक्सपर्ट को अपॉइंट करते हैं, आप ऑडिटर है बेटे, आप किसी को ड्राइवर भी अपॉइंट करते हैं तो मुझे बताइए आपको अपनी गाड़ी के लिए ड्राइवर चाहिए, आपको गाड़ी चलानी आती है फिर भी आपको एक ड्राइवर चाहिए। आप बताइए जी वो जो ड्राइवर है जो आप अपॉइंट करना चाहते हैं ड्राइवर, उसको उसकी स्किल और कॉम्पिटेंस देखेंगे या बस ऐसे ही उसको अपना ड्राइवर बना देंगे? बेटे स्किल भी देखेंगे, कॉम्पिटेंस भी देखेंगे, उसका लाइसेंस भी देखेंगे, उससे गाड़ी चलवा कर भी देखेंगे, लोगों से भी पूछेंगे, रेफरेंस भी पूछेंगे। इसका मतलब एक्सपर्ट की स्किल भी होनी चाहिए और कॉम्पिटेंस भी होनी चाहिए। ये ऐसे 620 कह रहा है और ये स्किल और कॉम्पिटेंस को भली बाती जांचना चाहिए, चेक करना चाहिए। और ये किसकी ड्यूटी है? किसकी? ऑडिटर की, क्योंकि ऑडिटर उसकी सर्विसेज, उसकी ओपिनियन, उसकी एडवाइस की मदद लेने वाला अपनी ऑडिटर रिपोर्ट बनाता था। तो बेटे स्किल और कॉम्पिटेंस, स्किल और कॉम्पिटेंस की मदद लेनी चाहिए। क्या देखना चाहिए कि वो कॉम्पिटेंट है भी या नहीं, वेदर वेदर एक्सपर्ट वेदर एक्सपर्ट इज कॉम्पिटेंट, क्या वो कॉम्पिटेंट है या इनकॉम्पिटेंट है। बेटे बेटे ये सारा काम किसका देखने का है? ऑडिटर का। तो बेटे मैंने एक समरी प्रिपेयर किया है, अभी मैं वैसे जैसे जब ऐसे 620 करा दूंगा तो समरी लिखवाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 1 मिनट के लिए आप बुक में आए और यहाँ देखें क्या लिखा है, 1 मिनट पढ़ते हैं। SA 620 deals with the auditor responsibility regarding the use of an individual or organization's work in the field of expertise, अंडरलाइन कर दीजिए, other than accounts or auditing। बेटे इंस्टीट्यूट खुद कह रहा है कि अकाउंट्स में और ऑडिटिंग में तो आप ही एक्सपर्ट है, इसमें मदद मत लेना। when that work is used to assist the auditor, जब उस एक्सपर्ट का काम ऑडिटर को मदद देना होगा, assist the auditor in obtaining sufficient appropriate audit evidence, audit evidence को इकट्ठा करने के लिए उस एक्सपर्ट की वो मदद ले सकता है। SO 620 also deals with the requirement and application of the aspects relating to determining the need of auditors, expert nature, timing and extent of audit procedures। अभी देख लेते हैं तो कॉम्पिटेंस कि जो एक्सपर्ट आप हायर कर रहे हैं उसकी स्किल कॉम्पिटेंस क्या है, उसकी ऑब्जेक्टिविटी क्या है एक्सपर्ट की, obtaining and understanding in the field of expertise of auditors, agreement with the auditor expert, the standard should be read in conjunction with SA 500। अभी देख लेते हैं बेटे क्या लिखा है। बेटे मैंने एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया है, अभी मैं सारी बातों में आ रहा हूं, मैं पहले एक छोटी सी पॉइंट और समझा दूं फिर बेटे हम आगे चलेंगे। तो एक ऑडिटर को क्या क्या करना चाहिए, मैंने आपके लिए अभी एक समरी प्रिपेयर की है, अभी लिखनी नहीं है, अभी आप खाली पहले देख लीजिए कि मैंने क्या क्या बातें कवर की है, अभी हम लिखेंगे समरी ऑफ 620 ऐसे 620 लिखनी है, आप अभी लिख सकते हैं, थोड़ा सा भी लिखते हैं, 2-3 पेज, ये देखिए 5 पॉइंट्स हैं, उसके हिसाब से अभी सारे पॉइंट्स तो नहीं लिखेंगे, 6 पॉइंट्स हैं, तो पहले 1-2 पॉइंट्स लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखिए यूजिंग द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट में फर्स्ट लिखा है एक्सपर्ट इज अ पर्सन,
बेटा मुझे लगा कि जो मैंने 620 दिए उसमें कुछ और भी ऐड होना चाहिए, इसलिए मैंने उसकी समरी प्रिपेयर कर दी। एक्सपर्ट इज अ पर्सन, लिखें, पोजेसिंग, जिसके पास है क्या, स्पेशल स्किल, knowledge and experience in a field. Expert is a person who has possessing special skill, knowledge and experience. Skill, knowledge and experience. Skill, knowledge and experience in a particular field. किसी भी फील्ड में, दो फील्ड्स को छोड़कर, other than accounts and auditing. He may be engaged by client, he may be engaged by auditor himself. बेटे ऑडिटर भी उसको एंगेज कर सकता है। He may be employed by client, वो नौकरी भी कर सकता है। He may be employed by an auditor. ऐसे 620 कहती है, आप कुछ भी कर लीजिए। He may be engaged by client, लिखो ना बेटे, लिखो ना मेरे बेटे, अच्छा लगेगा बेटे। समरी लिखोगे तो ऐसे 620 की सारी बातें आपको पेपर वाले दिन याद आ जाएंगी। आप खाली समरी पढ़ोगे तो सब क्लियर हो जाएगा बेटे। अभी और भी बहुत सारी बातें होगी, चर्चा करनी है, लेकिन ये मेरा प्यार है कि मैं पहले चर्चा कर रहा हूँ, फिर आपको बुक से दिखा रहा हूँ, फिर समरी लिखवा रहा हूँ। कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि आपको समझ आ जाए और आप 80+ ले आए बेटे। इस भावना की आपको कदर करनी चाहिए। आइए बेटे, आइए आइए, मुझे उम्मीद है कि बेटे आप पहला पॉइंट तो लिख ही चुके हैं। समरी का टोटल 6 पॉइंट्स है बेटे। पहले पॉइंट में मैंने आपको एक्सपर्ट की बात बताई। आइए बेटे दूसरा पॉइंट लिखें, where it is need to use the work of an expert. आप एक्सपर्ट की काम को कहां कहां यूज कर सकते हैं। इन केस ऑफ मटेरियल एंड कॉम्प्लेक्स आइटम्स, हर जगह आप एक एक्सपर्ट को अपॉइंट कर लेंगे, ये गलत बात है। जहां पर बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो और जो आइटम्स उस ऑडिट के लिए बड़ी मटेरियल हो, वहां पर आपको एक्सपर्ट अपॉइंट करना चाहिए या कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। तो लिखिए वैल्यूएशन ऑफ एन एसेट, लिखिए बेटे वैल्यूएशन ऑफ एन एसेट, रिमेनिंग लाइफ, यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, actuaries valuation, actuaries valuation, valuation of an asset, life of an asset, actuaries valuation, retirement benefits। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था टाटा मोटर्स का कि कौन कब रिटायर हो जाएगा और कितने साल तक कंटिन्यू रहेगा, इसकी एस्टिमेशन एक सीए कर भी सकता है, बट अगर उसके पास वो क्वालिटीज नहीं है तो आप किसी एक्सपर्ट को अपॉइंट कर लें। लीगल ओपिनियन बेटे, थर्ड पॉइंट मैंने बताया स्किल एंड कॉम्पिटेंस ऑफ एन एक्सपर्ट। एज ए ऑडिटर आपको ये चेक करना है कि जिस एक्सपर्ट की आप मदद ले रहे हो उसमें स्किल और कॉम्पिटेंस है या नहीं, है या नहीं, है या नहीं, आपको चेक करना है। फोर्थ पॉइंट में लिखें ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एन एक्सपर्ट। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी अभी एक्सप्लेन करना है बेटे, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, अभी करता हूं, अभी करता हूं। आप लिख लें, अब लिख ही रहे हैं तो समरी खत्म हो जाएगी। ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एन एक्सपर्ट। और बेटे फिफ्थ पॉइंट है इवेल्युएशन ऑफ वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट। इवेल्युएशन ऑफ एन of work of an expert, evaluation of work of an expert, evaluation of work of an expert। उसकी इवेल्युएशन कैसे करेंगे अभी देखते हैं, उसने कैसे कैसे उस काम को किया उसको इवेल्युएट करेंगे। और सिक्स पॉइंट है रेफरेंस इन ऑडिट रिपोर्ट। रेफरेंस इन ऑडिट रिपोर्ट, आप वो जो एक्सपर्ट की क्वालिटीज को, उसकी रेफरेंस को यूज कर रहे हैं, उसका ऑडिट रिपोर्ट में कैसे रेफरेंस देंगे।
तो बेटे आपको पता है रिपोर्ट 3 प्रकार की होती हैं, अभी लिख लें, मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्लीन रिपोर्ट स्लैश अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, क्लीन रिपोर्ट स्लैश अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, क्लीन रिपोर्ट स्लैश अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। ब्रैकेट में लिखिए शुड नॉट रेफर वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट इन ऑडिट रिपोर्ट। अगर आपकी ऑडिट रिपोर्ट अनक्वालिफाइड है, क्लीन है, तो ब्रैकेट में मैंने लिखा शुड नॉट रेफर द नेम द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट। तो बेटा लास्ट है क्वालिफाइड रिपोर्ट, लिख ले बेटा, रेफर हिज वर्क टू एक्सप्लेन क्वालिफिकेशन, रेफर नेम विद प्रायर कंसेंट, रेफर हिज वर्क टू एक्सप्लेन क्वालिफिकेशन एंड रेफर हिज नेम विद प्रायर कंसेंट। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। बेटे मैं अभी तक आपको क्या क्या बता चुका हूं कि एक्सपर्ट कौन होता है, मैं ये भी बता चुका हूं व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ एरियाज वेयर यू कैन टेक द हेल्प ऑफ एन एक्सपर्ट। मैं बेटे ये भी बता चुका हूं कि उसमें आपको स्किल और कॉम्पिटेंस देखने की जरूरत है। मैं अब बताने जा रहा हूं ये 3 पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि आपको समझ आएंगे। एक तो बेटे बताना है ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एन एक्सपर्ट, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एन एक्सपर्ट। फिर बेटे मैं बताऊंगा इवेल्युएशन ऑफ वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट। ये तीन बातें रहेंगी बेटे, बस यही बताना है। और उसके बाद मेरे बेटे रेफरेंस इन ऑडिट रिपोर्ट। बस बेटे ध्यान से 3 बातें बतानी है और 5-6 मिनट में कवर हो जाएंगी। आप ऐसे ढीले ढीले बैठे हो बेटे। ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एन एक्सपर्ट का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एन एक्सपर्ट बेटे, एज एन ऑडिटर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो एक्सपर्ट की आप एडवाइस ले रहे हैं, जिस भी एक्सपर्ट की आप एडवाइस ले रहे हैं, वो एक्सपर्ट कहीं ऐसा तो नहीं कि मैनेजमेंट की बातों से इन्फ्लुएंस्ड है। इसका मतलब मैनेजमेंट जो कहलवाना चाहती है वही उस एक्सपर्ट से कहलवा रही है। बेटे इस बात का खुलासा करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ है उसको ऑब्जेक्टिव, जो एक्सपर्ट अपॉइंट हुआ है, कहीं वो मैनेजमेंट का बंदा तो नहीं है। क्योंकि मैनेजमेंट जो निकलवाना चाहती है, उससे जो कहलवाना चाहती है वही कहलवाएगी, तो फिर उस केस में ऑडिटर की जो रिपोर्ट है खराब हो सकती है। तो ऑडिटर स्किल और कॉम्पिटेंस के साथ इस बात को चेक करे द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एक्सपर्ट, ऑफ एन एक्सपर्ट। और सेकंड लास्ट बेटे इवेल्युएशन ऑफ वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट। बेटे एक एक्सपर्ट के काम को इवेल्युएट करना, ये भी बेटे ऑडिटर का ही काम है। ऐसा नहीं कि वो बहुत जबरदस्त एक्सपर्ट है, आपने उसकी रिपोर्ट ली और चुपचाप अपनी रिपोर्ट में डाल दी। नहीं बेटे, आपको खुद जज करना है। अब सवाल आता है कि आप तो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं ही नहीं, क्योंकि आप तो 2 ही फील्ड के एक्सपर्ट हैं, अकाउंट्स के और ऑडिट के। फिर इसका मतलब जो दूसरा एक्सपर्ट है उसके काम को कैसे चेक करोगे कि उसने काम ठीक किया या नहीं? बेटे बिल्कुल चेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेटे लाखों लोग, शेयर होल्डर्स आपकी ऑडिट रिपोर्ट पे आश्रित हैं। आप मुझे बताइए कि आपके घर में सफाई वाली आती है या नहीं, या आपके ऑफिस में साफ करने वाला व्यक्ति आता है या नहीं, स्वीपर आता है या नहीं? क्या आप जज नहीं कर लेते कि वो अच्छी तरह से काम कर रहा है या गंदी तरह से कर रहा है?
क्या कारपेंटर को जब आप एम्प्लॉय करते हैं तो क्या ये जज नहीं करते कि उसने कुर्सी अच्छी तरह से बनाई है या गंदी तरह से बनाई है? जबकि आप एक्सपर्ट थोड़ी हैं, आप कारपेंटर नहीं हैं, आपको प्रेस करने भी नहीं आते कपड़े, आप धोबी भी नहीं है, आप पेंटर भी नहीं है, आप प्लम्बर भी नहीं है, लेकिन बेटे आप इन सभी की सर्विसेज को यूज करते हो और आप ये आराम से इवेल्युएट कर लेते हो कि वो व्यक्ति जो आपने एम्प्लॉय किया है क्या उसको काम आता है या नहीं, और क्या उसने काम ठीक तरह से किया है या नहीं। बेटे इन सभी चीजों की इवेल्युएशन करना भी कंपलसरी है। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई आपने आपने अपने क्लाइंट के ऑडिट के लिए एक एक्सपर्ट को बुलाया और वो एक्सपर्ट क्या था, वो आपको कैलकुलेट करके देगा कि इस टैंकर में, क्योंकि आपके सारे क्लाइंट दुबई के, तो बेटे आपको 31 मार्च को क्या करना होता है, उस हर टैंकर में कितना पेट्रोल और कितना डीजल है इसको कैलकुलेट करना होता है। ठीक है जी, इसके लिए आपने एक्सपर्ट अपॉइंट किया। तो ऐसा नहीं है कि एक्सपर्ट अपॉइंट किया और जो उसने काम दे दिया बस उसी को आपने एक्स कर लिया। आपको ये भी देखना है कि वो एक्सपर्ट किस तरह से अपनी जॉब को कर रहा है, कौन से सोर्स डाटा की मदद ले रहा है। जैसे मैं कहता हूं जी, एक्सपर्ट ने क्या किया, एक इंची टेप डाला और इंची टेप नीचे गया। अब इंची टेप छोटा था तो यहीं पे खत्म हो गया मान लेते, तो उसने क्या किया, उस एक्सपर्ट ने अंदाजे से उस इंची टेप का यहां तक की कैलकुलेशन की और यहां तक एक आइडिया ले लिया कि कितना गहरा अभी रहता है, और उसके बेसिस में उसने कहा कि तेल की क्वांटिटी इतनी है। एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा। दूसरा एक्सपर्ट क्या था, उसने क्या किया, पहले तो लटक के नीचे आ गया, क्योंकि उसका जो फीता था, जो उसका इंची टेप था बहुत छोटा था, तो यहाँ पे लटक के आया और यहाँ पे लटक के उसने अपना इंची टेप डाला और फिर चेक किया कि यहाँ तक इतना, यहाँ पर इतना, ऐड करके कैलकुलेट कर लिया। बेटे आप ऑडिटर हो, आप भले उस तेल की क्वांटिटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते, मगर जो आपने एक्सपर्ट अपॉइंट किया है आपको ये भली भांति देखना है कि वो जो एक्सपर्ट है वो किस तरह से काम कर रहा है, वो कौन से सोर्स की मदद ले रहा है। और बेटे आंख बंद करके नहीं बैठना, बिकॉज अल्टीमेटली आप रिस्पॉन्सिबल हो। कल कल कैलकुलेशन, कल ऑडिटर रिपोर्ट गलत साबित हुई तो बेटे उस एक्सपर्ट को नहीं पकड़ेंगे, आपको पकड़ेंगे। ऐसे 620 ये कहती है कि आप जब किसी का ऑडिट कर रहे हैं तो आपको देखना है, उसके वर्क को इवेल्युएट करना है। अब मैं तीसरा केस कहता हूं, तीसरा केस एक इलेक्ट्रॉनिक मीटर लेकर आया, तीसरा व्यक्ति, तीसरा एक्सपर्ट, उसने पूरा अपना फीता डाला और नीचे तक बिल्कुल फीता चला गया, फिर उसने डायमीटर कैलकुलेट किया, फिर उसने लेंथ कैलकुलेट की और फिर कैलकुलेट करके बताया कि इतना तेल है। अब आप बताइए, आप एज एन ऑडिटर कौन से एक्सपर्ट की बातों पे ज्यादा विश्वास करोगे? बिल्कुल सही बात। ये जो एक्सपर्ट है जिसने भली भांति सारी एक्टिविटी, सारी टेक्नोलॉजी को यूज किया, बेटे इस पे ज्यादा ट्रस्ट हो सकता है। तो बेटे ऐसे 620 यही तो कह रही है कि जब आप किसी की एक्सपर्ट की सर्विसेज को लो तो उसमें आप जॉब को इवेल्युएट करो और दिमाग से उसको इस्तेमाल करो। तो बेटे लास्ट पॉइंट आ गया, रेफरेंस इन ऑडिट रिपोर्ट। एक बच्चा इतना खुश हुआ, उसने कहा चलो आखिरी के 5 मिनट रह गए। बिल्कुल बेटे, खुश होने की तो बात ही है। आप जब स्कूल में होते थे और लास्ट पीरियड होता था, 8th पीरियड, जैसी बेल बजती थी 8th पीरियड की, तो आपको खुशी नहीं होती थी कि अब इस पीरियड के बाद पूरी छुट्टी हो जाएगी? तो बेटे मैं भी यही कहना चाह रहा हूं कि ये लास्ट पॉइंट है एसए 620 का, कि एक ऑडिटर रामलाल ने जब किसी की एक्सपर्ट की सर्विसेज का इस्तेमाल किया, जब किसी एक्सपर्ट की सर्विसेज का यूज किया, तो क्या उसको
उसको अपनी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये लिखना, रेफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बेटे ऐसे 620 इस बात में बिल्कुल क्लियर है। ऐसे 620 ये कहती है कि भाई एज एन ऑडिटर आप पहले ये चेक करो कि आप जो रिपोर्ट बना रहे हो वो क्लीन रिपोर्ट है, मतलब अनक्वालिफाइड रिपोर्ट है, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट है या क्वालिफाइड रिपोर्ट है। क्योंकि बेटे दोनों रिपोर्ट्स अलग होती हैं। एक होती है बेटे अनक्वालिफाइड का मतलब जिसमें ऑडिटर को कोई भी मलाल ना हो, शिकवा ना हो। और बेटे क्वालिफाइड वो होती है जिसमें मलाल हो का मतलब उसके मन में भार हो, उसको कहीं डाउट हो, तो बेटे उस रिपोर्ट को क्वालिफाइड बोलते हैं। और जिसमें कोई मलाल नहीं, कोई डाउट नहीं, उसको क्या बोलते हैं बेटे? अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। तो मैं आपके सामने ये कहने जा रहा हूं कि अगर ऑडिटर की रिपोर्ट अनक्वालिफाइड है, इफ द रिपोर्ट ऑफ एन ऑडिटर इज अनक्वालिफाइड, इफ द रिपोर्ट इज अनक्वालिफाइड, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। उसको एक्सपर्ट की रेफरेंस देनी नहीं चाहिए कि एक्सपर्ट ने WIP कितना कैलकुलेट किया, एक्सपर्ट ने एक्चुअली वैल्यूएशन कितनी की, एक्सपर्ट ने फिक्स एसेट कितना वैल्यू किया। देयर इज नो नीड टू गिव द रेफरेंस ऑफ an expert in auditor's report। ऑडिटर की रिपोर्ट में रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो रिपोर्ट उसकी क्लीन है। बट अगर इफ द रिपोर्ट ऑफ एन ऑडिटर इज क्वालिफाइड, अगर वो रिपोर्ट क्वालिफाइड है, तो बेटे ये चेक करना है कि क्वालिफाइड के पीछे कारण क्या है। क्या वो क्वालिफाइड ड्यू टू एक्सपर्ट ओपिनियन की वजह से है, क्योंकि वो एक्सपर्ट ने रिपोर्ट गलत दी थी, या एक्सपर्ट ने जो रिपोर्ट दी थी उसकी वजह से ऑडिटर रिपोर्ट क्वालिफाई हो गई? इफ ड्यू टू कंक्लूजन्स एज पर expert, if due to conclusions as per expert, or if due to any other reason, क्या वो किसी और कारण से या उसका कारण उस एक्सपर्ट की कंक्लूजन है। तो मैंने आपको कहा अगर उसका कारण किसी कोई और कारण है, इफ ड्यू टू कंक्लूजन एज पर एक्सपर्ट, तो बेटे ऑडिटर शुड रेफर, देन ऑडिटर शुड रेफर एक्सपर्ट ओपिनियन। अब एक बच्चा कहता है कि क्या उस एक्सपर्ट का नाम भी दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए ऑडिटर को प्रायर कंसेंट लेना पड़ेगा एक्सपर्ट से कि भाई क्या मैं आपका नाम दे दूं, क्योंकि आपकी रिपोर्ट की वजह से मेरी रिपोर्ट में क्वालिफिकेशन आ गई है। तो बेटे बिल्कुल दे सकते हैं प्रायर कंसेंट में, और इस केस में ऑडिटर की रेफरेंस देने, एक्सपर्ट की रेफरेंस देने की कोई भी जरूरत नहीं है। आराम से बेटे मुश्किल है ही नहीं। मुश्किल तो आपके मन का वहम है, मुश्किल तो मन के संदेह है। ऐसे 620 एक बच्चा सोच रहा है मैं छोड़ के चला जाऊं, थप्पड़ मारूंगा कान पे। बेटे 25-30 मिनट की छोटी सी ऐसे है, आप कहते हैं छोड़ के चले जाएं। मैं तो कहता हूं कि अगर आप ध्यान से इस लेक्चर को सुन भी लें
तो आप उस दिन वहां जाके लिख सकते हैं। आप समरी को ही ध्यान से देख लेंगे ना अगर पेपर वाले दिन, और जो मेरी बातें आपने देखी है सुनी है, अगर आप ध्यान से उनको सुन लेंगे तो बेटे ऐसे 620 में लिख कर आ सकते हैं यूजिंग द वर्क ऑफ एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट। तो बेटे इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आज आपसे इस लेक्चर में अलविदा ले रहा हूँ। बी हैप्पी, खुश रहना चाहिए हम सबको, भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। बी जॉली एंड बी चेयरफुल। बेटे बी चेयरफुल, छोटी छोटी बातों पे नहीं उदास होना चाहिए। भगवान ने इतना कुछ दिया है बेटे, उस पे ध्यान देना चाहिए और कर्म पे ज्यादा विश्वास करना चाहिए। फल जो भी हो, 25 अगस्त 25 फरवरी कुछ भी हो, कोई टेंशन नहीं। बेटे मन लगाकर जिसने मेहनत की है, जिन खोजा तिन पाया, जिसने खोजने की कोशिश की है बेटे उसको मिला भी है। तो मैं भूपेश आनंद नमस्कार।